नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। डी गैंग से मुक्ति के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि न्यूज 18 की खबर का असर हो गया है। डॉग बाइटिंग केस में न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और सीधे प्रशासन तक की गुहार पहुंची है। 4 साल के मासूम की मौत का मामला गरमाया था और अब इस पर मानव अधिकार आयोग की तरफ से संज्ञान। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, आयुक्त नगर निगम भोपाल, दोनों को ही नोटिस भेजा जा चुका है। घटना की जांच कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। मानव अधिकार आयोग जो ये पूछता है कि मृतक के परिजनों को क्या मुआवजा दिया गया है। कुत्ते के काटने के बाद इलाज के दौरान मासूम की जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद एहतियात के तौर पर क्या किया गया, इस बात का जवाब अब मानव अधिकार आयोग को देना होगा। इससे कि वासु चौरे जुड़ रहे हैं। वासु, बताइएगा अभी क्या क्रम रहेगा आगे? निश्चित तौर पर देखिए, भोपाल में जिस तरह से लगातार डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ी और कुत्तों से आतंक का शिकार जिस तरह से मासूम बच्चे हुए और कई मामलों में उनकी मौत तक हो गई, 2 मौत तो अभी हाल ही में हुई है और ये जो मामले हैं अपने आप में काफी गंभीर रहे। यही वजह है कि मानव अधिकार आयोग ने अब संज्ञान लिया है और खासतौर पर मानव अधिकार आयोग ने ये जवाब मांगा है जिम्मेदारों से कि क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो जो पीड़ित परिवार है उसे क्या राहत राशि, क्या मुआवजा आप लोग देने का काम कर रहे हैं और क्या आगे की प्लानिंग है कि ऐसी घटनाएं ना हो, इनको रोकने का काम किया जाए। आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये तमाम बातों को लेकर जो है मानव अधिकार आयोग ने जवाब तलब किया है। बहरहाल देखना होगा कि 3 हफ्ते का जो समय दिया गया है उसमें जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी ओर से क्या कुछ जवाब जो है वो दिया जाता है और इसके बाद मानव अधिकार आयोग आगे क्या कुछ एक्शन लेता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। भोपाल में अगर बात करें तो बीते 2 सप्ताह में लगभग 1000 जो केसेस हैं डॉग बाइट्स के वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा डॉग्स के हमले के चलते या अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब कोई वाहन लेकर निकलता है तो उससे जो कुत्तों का झुंड है भोपाल की सड़कों पर वो झूक पड़ता है और ऐसे में कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं का भी जो खतरा है वो लगातार बना हुआ रहता है। और इस पूरे मामले में अब जो है गंभीरता से कार्रवाई की जो जरूरत है वो समझ में आ रही है। बहरहाल नगर निगम दावा कर रहा है कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन तैयार है, लेकिन ये कब इम्प्लीमेंट होगा और इम्प्लीमेंट होता है तो उसका क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। जी ठीक है, चलिए जवाब का यानी कि इंतजार रहेगा निगम की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। और उज्जैन का अब जिक्र करेंगे, जहां प्रतिमा लगाने पर हंगामा लगातार चल रहा है। एक बार फिर से स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई, 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। भारी पुलिस बल की तैनाती मौके पर, इसके बावजूद हालात नियंत्रण में नहीं है। सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने पर विवाद पूरा शुरू हुआ था, उसके बाद से ही तोड़फोड़, पत्थरबाजी, झड़प, लगातार खबरें सामने आ रही है उज्जैन से। शायद अधिकारियों की गैर मौजूदगी भी इसके पीछे एक वजह। पुलिस बल की तैनाती जरूर है, लेकिन शायद समझाइश के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। एक बार फिर से स्थिति बिगड़ती हुई, पुलिस पेट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, दूसरा गुट शायद किसी और महापुरुष की प्रतिमा को लेकर लड़ रहा है और उसके बाद तोड़फोड़ की जैसी जानकारी सामने आई, दोनों गुट आमने सामने हो गए। अजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजय, अपडेट दीजिएगा। अजय, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देखिए, मूर्ति लगाने को लेकर विवाद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई थी। एक पक्ष चाहता था कि वहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति लगे। इस बात को लेकर दोनों ही पक्ष जो अड़े हुए थे और रात में ही जो है एक पक्ष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी थी। जैसे ही दूसरे पक्ष को पता चला तो उन्होंने सुबह मूर्ति को धाराशायी करने की कोशिश की। इसी बीच दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी चली। स्थिति बिगड़ता देख प्रशासन ने वहां पर भारी मौजूदगी में प्रशासन पहुंचा है वहां पर और स्थिति को नियंत्रण करने में लगा हुआ है। हालांकि कलेक्टर, एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उज्जैन और आसपास के इलाकों से और बल बुलाया गया है ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जाए। अभी फिलहाल जो है स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा हुआ है और रुक रुक कर जो विवाद बढ़ा है और इसके बाद फिर एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, जिसको लेकर प्रशासन लगातार इनको रोकने में और समझाइश देने में लगा हुआ है। लेकिन दोनों ही पक्ष जो है इसको मानने में तैयार नहीं है और अभी स्थिति को सामान्य करने में प्रशासन पूरी तरीके से जो है लगा हुआ है और उसको जल्द ही इस पूरे मामले को समाप्त करने की बात प्रशासन कह रहा है। जी चलिए, तो ये वो महापुरुष जिन्होंने एकता सिखाई, लेकिन उन्हीं के नाम पर तितर बितर स्थिति। शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। फिलहाल
राम के नाम पर स्कूलों में संग्राम, इस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर हैं जहां आप जानते हैं गणतंत्र दिवस आने वाला है, इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हो रहे हैं। लोग ऐसे थीम पर प्रस्तुति देना चाहते हैं जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जो ट्रेंड में है। झाबुआ में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। छात्र भगवान राम को केंद्र में रखकर कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन झाबुआ के कलेक्टर को यह पसंद नहीं आया। छात्रों ने कलेक्टर पर प्रस्तुति को रोकने के आरोप लगाए हैं। कार्यक्रम के नाम पर विवाद भी हो गया। और तो और झाबुआ की बात अगर आप करें तो उससे इतर उज्जैन की स्थिति भी कुछ ऐसी है। ज्ञानोदय स्कूल में हंगामा बरपा है। छात्रों का स्कूल प्रबंधन पर आरोप कि जब बच्चे तिलक लगाकर स्कूल पहुंचते हैं उनके साथ मारपीट होती है। नारेबाजी की तस्वीरें आपने देखी। स्कूल प्रबंधन पर एक तरफ गंभीर आरोप है, दूसरी तरफ खुद कलेक्टर पर यह आरोप है कि राम नाम की प्रस्तुति पर रोक लगाई जा रही है उनकी तरफ से। दोनों ही जगह गंभीर आरोप। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों ही मामले आपकी टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। बजरंग दल का हंगामा एक तरफ झाबुआ में नारेबाजी चल रही है, दूसरी तस्वीर उज्जैन की, इसमें छात्रों की तरफ से हल्ला बोल, चूंकि कलेक्टर पर यह आरोप है। हालांकि झाबुआ का मामला जिसमें कलेक्टर पर आरोप है, और दूसरी तरफ उज्जैन का यह जिक्र जिसमें स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि छात्र जब राम का नाम लेते हैं या तिलक लगाकर स्कूल पहुंचते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। दोनों ही मामलों को लेकर संज्ञान में प्रशासन अब लगातार इस बात को लेकर संज्ञान ले चुका है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जानी है। चूंकि कलेक्टर को लेकर खुद ही सवाल है झाबुआ में, तो हो सकता है कि बड़े अधिकारियों का हस्तक्षेप हो उसमें। और दूसरी तरफ उज्जैन का ये मामला जिसको लेकर भी पुलिस स्थिति समझने का प्रयास कर रही है। और बात करेंगे ग्वालियर शहर की, जहां नगर निगम कर्मचारियों की गुंडाई देखने को मिली है। कर्मचारियों ने पति पत्नी के साथ मारपीट की है। महाराज बाड़ा पर बर्तन बेच रहे दंपति को बुरी तरह से पीटा गया। ठेला उनका जब्त कर लिया गया था। दंपति ने जैसे ही ठेला वापस मांगा तो निगम कर्मी भड़क उठे। पति पत्नी के साथ निगम कर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लोगों ने ही इस वीडियो को शूट किया है, क्योंकि बहुत बड़ा ये विवाद धीरे धीरे कर हो गया। सड़क पर हंगामा होने लगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दंपति यहां पर ठेला लगाकर व्यापार कर रहा था, लेकिन उसी दौरान निगम कर्मी यहां पर पहुंचे, ठेला जब्त कर लिया। गुहार लगाई गई जब दंपति की तरफ से कि व्यवसाय का एकमात्र साधन ये ठेला है। इस गुहार को नहीं सुना गया, उल्टा दंपति से मारपीट हुई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बुरी तरह से मारपीट निगम कर्मियों की तरफ से। ये आक्रोश भी आप देखिए लोगों की तरफ से। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सहयोगी सुशील जुड़ रहे हैं। सुशील, कैसे विवाद शुरू हुआ, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, देखिए कल ग्वालियर के महाराजबाड़ा इलाके की घटना है, जहां हॉकर्स जोन में ये ठेले खड़े रहते हैं। और उसी दौरान एक जो बर्तन का ठेला था, जिसपे दंपति बर्तन का ठेला लगाते हैं, उनका ठेला जो है छुड़ाकर मदाखलत की टीम ने नगर निगम की अपने उसमें जब्त कर लिया था। और उसके बाद जब महिला और पुरुष ने अपना ठेला देना की गुहार लगाई तो जो नगर निगम के मदाखलत अमले के कर्मचारी थे उन्होंने मारपीट की। और जब पुरुष के साथ मारपीट की, उसकी पत्नी बचाने आई तो फिर उसके साथ भी इन्होंने हाथापाई की है। और ये जो वीडियो है, आसपास जो मौजूद थे राहगीर उन लोगों ने बना ली है, और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो के बाद लोगों ने इस बात की निंदा भी की है कि इस तरह से महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना गलत है, हाथापाई करना गलत है। नगर निगम की मदाखलत की जो टीम थी वो साफ तौर पर इसमें दिख रही है कि इस तरह से बदसलूकी की जा रही है। ठीक है, चलिए अभी देखने वाली बात की कार्रवाई कैसे आगे होती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। इंदौर का जिक्र एक बार फिर से करेंगे, जहां तेंदुए की दहशत बरकरार है। शहर में एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया है। हाईलिंग सिटी के पास इस बार तेंदुआ देखा गया। मौके के लिए वन विभाग की टीम रवाना हो चुकी है। 9 दिनों से तेंदुए की तलाश लगातार की जा रही है। अभी तक वन विभाग के हाथ खाली। कार्रवाई को लेकर तो सवाल भी है, सर्चिंग को लेकर भी सवाल है कि आखिर कैसे
तेंदुआ अब तक पकड़ में नहीं आया है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये तस्वीरें सामने आई हूं इंदौर शहर से। कुछ ऐसे भी लोग जो अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, जिन्होंने तेंदुए को देखा है। मादा तेंदुआ बताई गई है, ये भी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। हमले को लेकर हमेशा ही डर बना रहता है। ये दृश्य एक बार फिर से सामने आए हैं। बाघ का बच्चा ही है तो तेंदुआ उसको देख रहा है ना। 9 दिन से जिसकी तलाश की जा रही है, एक बार फिर से कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इंदौर की। एक बार फिर से तेंदुए की तस्वीरें और एक बार फिर से लोगों में दहशत इस बात को लेकर कि कैसे सरेआम ये खूंखार जानवर घूम रहा है। और टीकमगढ़ का जिक्र करेंगे, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड पर हादसे को लेकर सूचना। बिजली के खंभे से तेज रफ्तार कार टकरा गई और उसी के चलते दुर्घटना हुई है। हादसे में कार में सवार 3 युवक घायल हो गए। टीकमगढ़ से झांसी की ओर तीनों व्यक्ति जा रहे थे। घटना में एक युवक जिसकी हालत गंभीर भी है। पुलिस ने घायलों को फौरन जिला अस्पताल भेजा है प्राथमिक उपचार के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की। बहुत तेज रफ्तार में कार थी, अचानक से पोल से टकराई। तफ्तीश की भी जा रही है कि ड्राइवर किस हालत में आखिर यह कार चला रहा था, कैसे इतनी अनियंत्रित हुई और तीनों लोग इतने बुरी तरह से घायल हुए हैं। हादसे की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। फिलहाल तीनों व्यक्ति अस्पताल में इलाजरत हैं। और ग्वालियर की बात करेंगे, यहां पर भी बड़ा सड़क हादसा हुआ। 50 फीट ऊंचे ओवरब्रिज से एक कार नीचे गिर गई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है और इसी के चलते हादसों को लेकर सूचना सामने आ रही है। कार डबरा की ओर जा रही थी, ओवरब्रिज पर यह हादसा हो गया। कार में 3 लोग सवार थे। कार चालक उमेश रावत गंभीर रूप से घायल हैं। डबरा अस्पताल से ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जानते ही हैं ग्वालियर चंबल अंचल किस कदर का कोहरा यहाँ पर है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम और इसी के चलते ये हादसा हुआ। हो सकता है कि तेज रफ्तार में गाड़ी रही हो, इसके चलते नियंत्रण पाना भी मुश्किल हो गया हो। फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, इसी फ्लाईओवर से नीचे कार गिर गई। और अब बात राजधानी रायपुर की, जहां आयकर विभाग का छापा पड़ा है। केटी कॉम्प्लेक्स पर आयकर का यह छापा, जिसमें संतोष ज्वेलर्स पर भी आईटी की रेड पड़ी है। राहुल ट्रेडर्स पर भी आयकर की टीम पहुंची। यहां पर भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कारोबारी से जांच की कोशिश लगातार की जा रही है। टैक्स चोरी की आशंका पर यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें न सिर्फ राजधानी रायपुर का जिक्र बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जब आप इस सिलसिले को देखेंगे तो आईटी की कार्रवाई आपको नजर आएगी। और इसी प्रकार केटी कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से दाखिल होती है टीम। संतोष ज्वेलर्स, राहुल ट्रेडर्स, इन तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। दोनों ही जगहों पर दस्तावेज खंगालने का प्रयास, टैक्स चोरी की आशंका हो सकती है। सहयोगी युगल जुड़ रहे हैं। युगल, बताइएगा, आईटी का छापा पड़ा एक बार फिर से। जी बिल्कुल, देखिए टैक्स चोरी की आशंका है। आईटी की कई टीमें हैं, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। कई दुकानें हैं, वहां पर आईटी का ये दबिश है वो जारी है। फिलहाल जो केटी कॉम्प्लेक्स है वहां पर आईटी की जो रेड है वो पड़ी है। संतोष ज्वेलर्स है और राहुल ट्रेडर्स है, ये 2 ठिकानों की जानकारी अभी आई है, जहां पर टीम है अभी सर्चिंग कर रही है। किस तरह के टैक्स चोरी की जो शिकायत मिली थी और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। और देखना होगा कि आईटी की टीम किस तरह के पूरे मामले की खुलासा करती है, लेकिन फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो आशंका टैक्स चोरी को लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में बड़े खुलासे भी हों। और इधर तमिलनाडु का जिक्र करेंगे, जहां धर्मपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर निश्चित तौर पर आप भी हैरान हो जाएंगे। तेज रफ्तार ट्रक ने डंपर सहित कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। टक्कर के बाद डंपर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। हादसे के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद ही दर्दनाक और भीषण ये पूरी घटना, धर्मपुरी की ये घटना, जिसमें पहले ये ट्रक आपको नजर आएगा जो कि कई वाहनों को चपेट में लेता हुआ सीधे फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। पीछे की जो गाड़ियां हैं उसमें आप देखेंगे कि आग लग गई है, बुरी तरह से जलकर वो वाहन खाक, और बीच में एक कार भी आप देखेंगे जो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है।
और चलिए अब सीधे आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। यहाँ पर एमपीपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आज नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं मुख्यमंत्री। आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश के मुखिया। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम से ही आप देख रहे हैं। मिंटो हॉल में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम। राजधानी भोपाल का ये नजारा। एमपीपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आज ना सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटना है बल्कि प्रदेश के मुखिया के तौर पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन अधिकारियों से क्या कहते हैं जो आने वाले समय में प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात, क्योंकि पहली बार ये देखने को मिलेगा कि एक मुखिया के तौर पर अपने अधिकारियों को संदेश देंगे, वो भी ऐसे अधिकारियों को जो कि बहुत नई सरजमी पर अपने ज्ञान को लेकर उतरेंगे। तो एमपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों के नाम आज का ये कार्यक्रम। सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से। कई मुख्य अतिथि पहुंचे हैं और सभी की निगाहें उस संबोधन पर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिया जाता है। नए नवेले अधिकारी मध्य प्रदेश में किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार की अपेक्षा प्रदेश के मुखिया उनसे रखते हैं, ये बात आज स्पष्ट होगी। और न सिर्फ ये अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि एक मुखिया के तौर पर क्या सोच रखते हैं डॉक्टर मोहन यादव, किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, ये भी आज इस कार्यक्रम के जरिए स्पष्ट होने वाला है। तो दोनों ही चीजें जिस पर खास नजर आ रहेगी। लाइव तस्वीरें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से कि वे श्री विनोद कुमार जी अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती सपना सोलंकी जी अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से कि वे श्री एस.एन. मिश्रा जी अपर मुख्य सचिव जनजातीय विभाग का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती रजनी सिंह जी अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से कि वे श्री मलय श्रीवास्तव जी अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास का स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती सपना सोलंकी जी अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से कि वे श्रीमती रश्मि अरुण शमी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। मंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री विनोद कुमार जी अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से कि वे हम सभी को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत करवाएं, साथ ही साथ स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वर्ष 2019 और 2020 के अभ्यर्थीगण, 9 नियुक्त अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, उपस्थित हमारे अधिकारी बंधु, पत्रकार बंधु और सभी देवियों और सज्जनों। तो पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।